यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और रूस और उसके साथी कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर विसैन्यकरण को लेकर के एक ऑपरेशन चला रहा है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस को अब तक के युद्ध में खासा नुकसान हुआ है। उसने 9,000 सैनिक गंवा दिए हैं, साथ में 30 प्लेन, 374 कार, 217 टैंक के अलावा 900 आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स को गंवा दिया है। इतना नुकसान हो चुका है तो वहीं पर यूक्रेन की एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन ने युद्ध में 352 सैनिक और नागरिक, 31 एयरक्राफ्ट, 314 टैंक, बख्तरबंद वाहन, 121 तोपें, आर्टिलरी का नुकसान हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई इतनी जल्दी क्राइसिस बन जाएगी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। कोरोना की मार के बाद दुनिया संभलने की कोशिश कर रही थी कि दोनों देशों के इस विवाद ने पूरी दुनिया को दो पालों में खड़ा कर दिया। महाशक्तियों के बीच में आने से वो देश भी सकते में है जो हमेशा विश्व शांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि बातों में ही सही परमाणु हथियारों की एंट्री हो चुकी है। आइए तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु हमले की नौबत कब आती है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। खबर खास है, जरा गौर फरमाइएगा। 24 फरवरी 2022 रूस में सुबह का समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में विशेष सैन्य अभियान का ऐलान किया। पहले से ही सीमा पर तैनात रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। आकार के हिसाब से बात करें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन आकार के हिसाब से नंबर 45 पर आता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने और पूर्व के देशों में नाटो की सेना तैनात ना हो। इसके लिए लेकिन नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन उसके साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। युद्ध शुरू होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने कड़े शब्दों में रूस की निंदा की और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। नाटो ने रूस के आसपास मौजूद अपने सदस्य देशों में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और कहा कि यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं 27 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति ने यह कहते हुए अपने परमाणु हथियारों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया कि पश्चिमी देशों ने पहले उन्हें धमकी दी। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है। परमाणु हथियारों को लेकर जानकार मानते हैं कि रूस के ऐलान से एक वैश्विक संकट पैदा हो गया है। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत कई और मुल्कों के पास भी परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार जिन्हें तबाही या मौत का सौदागर कहा जाता है। ऐसे में रूस के ऐलान से तनाव काफी ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत कई और मुल्कों के पास भी ऐसे हथियार हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर आखिर प्रोटोकॉल क्या है। तबाही के इन हथियारों के जखीरे की चाबी आखिर किसके पास होती है। रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में परमाणु हथियारों का बटन कौन दबा सकता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर परमाणु हथियार के बॉक्स को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। ब्रूस ब्लॉ अमेरिका के पूर्व मिसाइल लॉन्च अधिकारी थे, लेकिन वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। 70 के दशक में उन्होंने अमेरिका के खुफिया एटमी मिसाइल ठिकानों पर काम किया। ब्रूस ब्लॉ कहते हैं कि हमें मिनटमैन कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि आदेश मिलने पर हम 1 मिनट के अंदर परमाणु हथियार को दाग सकते हैं। वे और उनके साथी हर कंप्यूटर मॉनिटर की हर वक्त निगरानी किया करते थे, जिस पर कभी भी मिसाइल लॉन्च करने के आदेश आ सकते थे। वो कहते हैं अमेरिकी सिस्टम में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का आदेश सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है और वो है देश की राष्ट्रपति। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति के साथ में हर वक्त कुछ खास लोग होते हैं। उनके पास एक ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। वो ब्रीफ केस जब आप देखते होंगे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति निकलते हैं, उनके हाथ में आसपास जो लोग होते हैं उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, उसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। काले रंग का चमड़े का ये ब्रीफ केस दिखने में काफी साधारण सा होता है, लेकिन इसके अंदर खास तरह के उपकरण लगे होते हैं।
जिसके जरिए राष्ट्रपति अपने वरिष्ठ सलाहकारों और कुछ अन्य बेहद जरूरी लोगों से कभी भी बात कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि एक अनुमान के मुताबिक 2022 की शुरुआत में दुनिया के 9 देशों के पास करीब 12,700 परमाणु मिसाइलें हैं। इनमें से सबसे अधिक रूस के पास में है और अमेरिका इस मामले में नंबर 2 पर आता है। उसके पास 5,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास में 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास में 20 परमाणु मिसाइलें हैं। अब बात करेंगे इनके लॉन्च करने की प्रक्रिया की कि आखिर वो प्रक्रिया क्या है। अमेरिका में मिसाइल लॉन्च करने की प्रक्रिया की शुरुआत पेंटागन वॉर रूम से होती है, लेकिन इसके लिए वॉर रूम को राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश भी तब माना जाता है जब वो मिसाइल लॉन्च ऑफिसर को अपनी एक खास पहचान बताते हैं। ये पहचान एक बिस्कुटनुमा प्लास्टिक कार्ड के अंदर छिपी होती है। राष्ट्रपति को हमेशा इस कार्ड को अपने साथ में रखना होता है। यही वो कार्ड है जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद में चंद मिनट के भीतर परमाणु मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही उनका कहना है कि राष्ट्रपति का आदेश मिलने के बाद मिनटमैन यानी कि जमीन पर तैनात एटमी मिसाइल से हमला करने वाले या फिर पनडुब्बी में तैनात मिसाइलों को लॉन्च कोड से खोला जाता है और हमले के लिए तैयार किया जाता है। ब्रूस ब्लॉ के अनुसार किसी भी वक्त न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है जो अपने अपने कोड बताते हैं। एक तरह से ये दोनों लोग मिसाइल लॉन्च की चाबी होते हैं। उनका कहना है कि उनके पूरे करियर में एक बार ऐसा हुआ था जब लगा कि परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा और मुझे पता ही नहीं रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। उस वक्त हमें डेफकॉन 3 अलर्ट मिला कि परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ब्रूस और उनके सहयोगी टिमोथी मिसाइल का लॉन्च कोड यानी चाबी लेकर के कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें मिसाइल लॉन्च के आखिरी फरमान का इंतजार था, लेकिन राहत की बात रही कि वो कभी नहीं आया। साल 1973 की बात थी जब अरब और इजराइल जंग के मैदान में आमने सामने थे। राहत की बात रही कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। इसके बाद 1960 के दशक में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान भी अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन हमला नहीं हुआ। इसी बीच एक सवाल और है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश को जॉइंट चीफ स्टाफ और कमेटी के प्रमुख आदेश को मानने से इनकार कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम है क्योंकि राष्ट्रपति के माथम काम करने वाले ऐसे लोगों को आदेश मानने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए अगर कोई भी राष्ट्रपति अपनी तरफ से परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है तो यकीन मानिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। बात करेंगे अब रूस को लेकर। तो रूस में इसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहा जाता है। इगोर जो हथियारों के जानकार हैं वो रूस के रहने वाले हैं और कभी वह सरकार के लिए काम करते थे। इगोर बताते हैं कि अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह रूस की राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस हमेशा राष्ट्रपति के आसपास होता है। जब वो सोते हैं तब भी वो उनके 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा होता है। रूस किसी भी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलार्म सिस्टम बजने लगता है और फ्लैश लाइट जलने लगती है। इसके बाद राष्ट्रपति को तुरंत ब्रीफकेस के पास पहुंच करके प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संपर्क साधना होता है और ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास होते हैं। लेकिन परमाणु हमले का आदेश केवल राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। अब बात करेंगे ब्रिटेन के लास्ट रिजॉर्ट लेटर की। प्रोफेसर पीटर हेंसी द साइलेंट डीप नाम की किताब के सहलेखक हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश सेना के पास ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलों से लैस 4 बेहतरीन सबमरीन हैं यानी कि पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में हमेशा तैनात रहती है। ये केवल एक इशारा मिलने पर परमाणु हमला कर सकती है।
वो कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक की खामोश गहराइयों में हर समय कहीं ना कहीं पनडुब्बी मौजूद रहती है, जिसकी मौजूदगी के बारे में किसी को पता नहीं होता। कोई इस बारे में पता भी नहीं कर सकता। ब्रितानी सिस्टम में परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। उनके एक आदेश पर रॉयल नेवी वैनगार्ड क्लास की पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकती है। इसके लिए ब्रितानी प्रधानमंत्री नौसेना के 2 अधिकारियों को मिसाइल लॉन्च का अपना एक खास कोड बताते हैं। उन दोनों अधिकारियों के पास में भी खास कोड होता है, वो भी अपने अपने कोड बताते हैं। कोड बताने की यह प्रक्रिया लंदन के बाहर स्थित एक बंकर में पूरी की जाती है। यहीं से महासागर में तैनात पनडुब्बी को एटमी मिसाइल लॉन्च करने का आदेश जारी होता है। पनडुब्बी में भी 2 अधिकारी वायरलेस के जरिए ये संदेश रिसीव करते हैं और फिर अपने अपने कोड का मिलान करके मिसाइल लॉन्च की तैयारी करते हैं। ये तो हुई रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के पास जो बॉक्स रहते हैं उनकी बात। अब हम आपको बताएंगे कि परमाणु बम कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल परमाणु बम 2 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्शन बम, इनमें न्यूक्लियर फिक्शन का इस्तेमाल होता है। इनमें जब एक न्यूट्रॉन एटम से टकराता है तो उससे एटम 2 टुकड़ों में बढ़ता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा, रोशनी पैदा होती है। दूसरा थर्मोन्यूक्लियर या फिर हाइड्रोजन बम, जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। इसमें बेहद ऊंचे तापमान में हाइड्रोजन के आइसोटोप एक दूसरे से जुड़कर के हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा और रोशनी पैदा होती है। परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का मतलब है दुश्मन का खात्मा, लेकिन इसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलाया जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटेन में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने हाथों से परमाणु मिसाइलों वाली 4 पनडुब्बियों को खत लिखता है। इस चिट्ठी को लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ये चिट्ठी पनडुब्बी के तिजोरी में रखी जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार इसे तभी पढ़ा जाना होता है जब ब्रिटेन किसी हमले में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में पनडुब्बी के कमांडर के लिए क्या आदेश लिखा गया है, ये अब तक किसी को नहीं पता। जब ब्रिटेन में पीएम बदलते हैं तो इस चिट्ठी को भी बिना खोले, बिना पढ़े नष्ट कर दिया जाता है और हर नया पीएम पनडुब्बी के लिए, कमांडर के लिए एक नई चिट्ठी लिखता है। ब्रिटेन में सालों से यही परंपरा चली आ रही है। अब बात करेंगे चीन को लेकर। टोंगजाओ बीजिंग में कार्नेगी चिनहुआ सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में फेलो हैं। उनका कहना है कि यह गंभीर मुद्दा है जिसका सामना इंसान कर रहे हैं। परमाणु हथियार और परमाणु युद्ध का सीधा संबंध इंसान के अस्तित्व से है। उनका कहना है कि इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब हम परमाणु युद्ध के बहुत करीब पहुंच गए और पूरी मानव जाति पर खतरा मंडराने लगा। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियारों की ताकत है, लेकिन उसकी नीति पहले हमला करने की नहीं है। टोंगजाओ का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो ये है कि चीन के पास अभी ऐसी क्षमता नहीं है कि वो उसके खिलाफ होने वाले संभावित परमाणु हमले को, यानी कि उस हमले के बारे में पहले पता लगा सके। लेकिन एक सवाल है कि लेकिन अगर किसी हमले में चीन के सभी बड़े नेता और सैन्य कमांडर मारे जाएं या दुश्मन के हमले में चीन की परमाणु मिसाइल को तबाह कर दिया जाए या फिर वो तबाह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चीन के पास क्या विकल्प होगा। टांग के मुताबिक हमले में अपने नेताओं और अपने परमाणु मिसाइलों को नष्ट होने से बचाने के लिए चीन ने पहले ही इसे लेकर के काफी तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन ने गहरी सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया है। कुछ सुरंगें तो पहाड़ी इलाकों में जमीन के नीचे 100 मीटर की गहराई में बनी हुई है। मतलब ये कि जमीन पर जब जंग का धुआं उठ रहा होगा, जब जमीन के नीचे गहरी सुरंगों में मौजूद नेता महत्वपूर्ण फैसला ले रहे होंगे। लेकिन चीन में परमाणु हमले का आखिरी फैसला किसके हाथ में होता है, ये भी बड़ा सवाल है। टोंगजाओ बताते हैं कि ये सब गोपनीय बातें हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि चीन में सेना क्या करेगी, इसका फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी करती है। अंतिम फैसला कमेटी का होगा या राष्ट्रपति का, ये किसी को नहीं पता होता। चीन से जुड़े जानकार मानते हैं कि हो सकता है कि अपने ऊपर परमाणु हमला होने के कई हफ्तों या महीनों तक चीन खामोश रहे और फिर पलटवार करे।
क्योंकि शुरुआत से ही चीन पहले हमला करने की पश्चिमी देशों की नीति का विरोध करता रहा है, क्योंकि परमाणु हमले की घाव का अंदाजा उसने हिरोशिमा नागासाकी से लगाया है। लेकिन ये तब की बात थी। लेकिन अब चीन का रुख काफी ज्यादा बदल रहा है। पश्चिमी देशों की सोच का असर चीन पर दिखने लगा है। 2015 में चीन ने जमीन पर परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों पर काम करने वाले ब्रांच को स्थायी तौर पर सेना में शामिल कर लिया और उसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स का नाम दिया गया। कई दूसरे देशों की तरह वो भी हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रही है और अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए कुछ जानकार कहते हैं या चाहते हैं कि अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति की तरह चीन के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो दुश्मन के हमले की आशंका दिख करके बचाव में पहले ही हमला करने का आदेश जारी कर सकें। यही वजह है कि चीन इन दिनों ताकतवर रडार विकसित कर रहा है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। जानकार मानते हैं कि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में परमाणु हमले को लेकर के चीन भी पहले इस्तेमाल न करने की अपनी नीति में बदलाव करे। लेकिन जिस समय आप हमें देख रहे हैं उस वक्त दुनिया के किसी कोने में कुछ लोग किसी खास कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और किसी बंकर में बैठे अपने सुप्रीमो के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और किसी पनडुब्बी में बैठा कमांडर ये सोच रहा होगा कि लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पढ़ने की नौबत कभी आएगी या नहीं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की इन मिसालों से साफ है कि परमाणु हमला करने के लिए आपके पास ऐसा कमांड और कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से कहीं से भी कभी भी हमले का आदेश जारी किया जा सके। वैसे इस मामलों में जानकार कहते हैं कि किसी भी नेता को इस तरह का हमला करने का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका मतलब होगा तबाही, बर्बादी। हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद ये दुनिया कई बार परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन किसी भी नेता ने अब तक परमाणु हमले का बटन नहीं दबाया। लेकिन परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखने के रूसी राष्ट्रपति के आदेश ने एक बार फिर दुनिया पर परमाणु युद्ध की दहलीज पर उन्हें यानी कि पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया है। इस दहलीज के उस पार सिर्फ तबाही है और परमाणु बटन दबाने का किसी नेता का एक फैसला इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। आखिर क्या होगा भविष्य, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जंग जारी है और अधिक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सिंस इंडिपेंडेंस मेरे यानी रौनक के साथ।